फीवर के साथ, तो हर एक इन्फेक्शन मोस्टली क्या होता है, फीवर के साथ आता है। बाहर का खाना खाते ही, बाहर का पानी पीते ही लूज मोशन, आपका जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। जरूरी नहीं कि सारे इन्फेक्शन आपको इसी मौसम में मिलेंगे। उसके रूट ऑफ एंट्री, गंदा पानी गंदा खाना ले जा रहे हैं तो उससे हमारे को कहते हैं टाइफाइड होगा। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, चटोर ना बने। हाँ, चटोर ना बने, बिल्कुल। फीवर आया, धीरे धीरे बिल्टअप स्टार्ट हुआ, पेशेंट ने इग्नोर कर दिया और धीरे धीरे वो 103, 104 में जाके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के थ्रू ही पेशेंट एडमिट होता है। जो कभी बीमार नहीं पड़ता, ये अच्छा साइन है या ये अलार्म भी है? बेटर है कि मैं टाइफाइड की वैक्सीन जाके लूँ। देखा जाए कि प्रिवेंशन इज ऑलमोस्ट, आई वुड से, जो हमारे हाथ में हम जितना कर सकते हैं तो 99.99% हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। इन्फेक्शन को बहुत गंभीरता से हम एज ए इंडियन नहीं लेते। अच्छा, इन्फेक्शन हो गया, ठीक। क्या इसे भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी बाकी बीमारियों के लिए? फीवर इज जस्ट अ साइन बाय द गॉड। और जो गला खराब होना, जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, ये इसको किस तरह से लेंगे? वायर मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो के मशहूर डॉक्टर जतिन आहूजा, इंटरनल मेडिसिन जनरल फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन। फोकस इस बात पे रखते हैं कि जो मौसम है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है, बिल्कुल, और उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। तो कहां से शुरू करना चाहेंगे? अभी एक बरसात है, हर तरफ पानी जमा है, कई तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे होते हैं, इन्फेक्शन से जूझ रहे होते हैं। तो क्या अभी आपका प्राइमरी जो कंसर्न दिखता है, जो पैटर्न है, वो क्या दिख रहा है? जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो सीज़न चल रहा है वो मानसून सीज़न चल रहा है जी। एंड रेनफॉल अच्छी खासी हो रही है, वाटर लॉगिंग भी देखी जा रही है। ऐसे केस में देखा जाता है कि भिन्न प्रकार के इन्फेक्शन देखे जाते हैं। जी। हम चाहे बात करें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, सबसे पहले लेते हैं हम, तो फ्लू या कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली फैलना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट आते हैं जिनको जुकाम, खांसी, नज़ला स्टार्ट हो रखा होता है। उसी के अंदर हमारा जो H1N1 कैटेगरी होती है, फ्लू कैटेगरी होती है, वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। नंबर 2 की बात करें हम, नंबर 2 में आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि एब्डोमिनल इन्फेक्शंस। तो कुछ ऐसा खा लिया बाहर से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बारिश है, मौसम अच्छा है तो हम बाहर भी जाना चाहेंगे। बाहर का खाना खाते ही, बाहर का पानी पीते ही लूज मोशन, आपका जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ऐसे वायरसेस जो होते हैं जो हमारे बाहर के कंटेमिनेशन में हो सकते हैं और फिर हमारे को एक डिजीज़ की तरफ ले जा सकते हैं। थर्ड में मैं जाना चाहूँगा आपका ऐसे इन्फेक्शन जो पानी की वाटर लॉगिंग के थ्रू आते हैं, जैसे कि आपका एक लेप्टोस्पायरा होता है, ठीक है। वो ऐसा वेक्टर होता है जो हमारे को बैक्टीरिया हमारे को जो पानी के थ्रू हमारे को बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। तो लेप्टोस्पायरा एक काफ़ी कॉमनली देखा जाता है ऐसे सीजन्स के अंदर। और वाटर लॉगिंग की वजह से वेक्टर हमारे बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका चिकनगुनिया डिजीज़ होना, आपका डेंगू होना, मलेरिया होना। अब मॉस्किटो पैदा पानी में ही होंगे, अब वाटर लॉगिंग हो रही है तो वो भी बढ़ेंगे। उस तरीके से मॉस्किटो बाइट होएगी एंड विद डैट आपको डिजीज़ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन में आप लैंड अप करेंगे। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो वाटर लॉगिंग और एक्सट्रीम रेनफॉल एंड आई वुड से क्लाइमेट चेंज ऑल हैव ए इंटरेक्ट लिंक टू द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो क्या इन्फेक्शन की जब अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ ये एक खास मौसम की बात है या इसका खतरा 12 महीनों बना रहता है? देखो, ऐसा होता है कि हमारी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। एक्सट्रीम रेनफॉल से कुछ इन्फेक्शंस को बढ़ावा मिल जाता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ जो डिजीज बताई, तो वो मिल तो किसी भी सीजन में सकती हैं, बट ज़्यादातर क्या होता है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं, चाहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जब रेनफॉल होता है आपकी वाटर लॉगिंग होगी तो ही हो पाएंगी। हम बात करें फ्लू की, तो फ्लू हमारे इंडिया में कई सीजन में दिखाई देता है, खासकर आफ्टर विंटर भी मिलता है एंड पोस्ट मानसून भी मिलता है। तो ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मानसून सीजन। सिमिलरली कहते हैं टाइफाइड हो गया, अब टाइफाइड तो पूरे 12 महीने दिखाई देता है, जी जी, ठीक है। वो भी हमारे खाना खाने से, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से हमारा होता है। तो जरूरी नहीं कि सारे इन्फेक्शन आपको इसी मौसम में मिलेंगे, बट हाँ, एक क्लस्टर जो होता है कुछ इन्फेक्शन का, वो हमारे को इस टाइम पे ज़्यादा दिखाई देता है। किस तरह का ध्यान रखें? क्योंकि हम जिस तरह के देश में रहते हैं, यहाँ आप बाहर ही चले जाइए इसी हॉस्पिटल के, तो वहाँ छोले भटूरे, छोला सब खुला हुआ है और लोग उसे बड़े मजे में खा रहे होते हैं। और हमारा भी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है कि आप कुएं का पानी पिला दीजिए तो पेट नहीं खराब होगा, और मिनरल वाटर पिला दीजिए तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी किस तरह का ध्यान रखने की जरूरत है जब आप बाहर जाए? देखिए, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उसके रूट ऑफ एंट्री
तीन मोस्ट कॉमन होती है, खासकर मैं अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करूँ। जी। वन इज़ द थ्रू नोज, डेट इज़ जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या एयरबोर्न जो हमारे वायरसेस जो होते हैं वो नाक से एंटर करते हैं, चाहे वो जुकाम, खांसी, नज़ला करें या फ्लू जैसे सिम्टम पैदा करें या निमोनिया भी करें, वायरल निमोनिया। दूसरा रूट होता है हमारा ओरल कैविटी के थ्रू, ठीक है। ओरल कैविटी मीन्स कि क्या हम अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। गंदा पानी, गंदा खाना ले जा रहे हैं तो उससे हमारे को कहते हैं टाइफाइड होगा, ठीक है। और तीसरा जो कॉमन रूट होता है डेट इज थ्रू द स्किन, ठीक है। अच्छा। तो स्किन में अगर आपका कहते हैं पूरे फुल बाजू के कपड़े नहीं हैं, आपने हाफ मतलब पहन रखे हैं अपने स्टॉकिंग वगैरह या अपने निकर वगैरह पहन रखी है, तो ऐसे के अंदर कहता है आपको मॉस्किटो बाइट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड जैसे मॉस्किटो बाइट होगी तो उसके कुछ दिनों बाद आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होना या जिका भी आजकल इंडिया में कई केसेस रिपोर्टेड हैं, तो ये आने के चांसेस और फिर बढ़ जाते हैं। तो तीन रूट का अगर हम ध्यान रखें, फुल बाजू के कपड़े पहने, कहीं बाहर जाएं तो और रात को मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करें, मॉस्किटो क्रीम्स वगैरह लगाएं अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं। सेकंड क्या कहते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, चटोर ना बने। हाँ, चटोर ना बने, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर चटोर बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा ही रहेगा। अब गाड़ी हाईवे पे गाड़ी 200 की स्पीड पे चलाएंगे तो चांसेस है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं ही हैं। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मौसम बहुत खराब था, बीवी ने कहा कि अरे चलिए ड्राइव पे होकर आते हैं और बंगाली मार्केट से गोलगप्पे खा के आते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि जो मौसम का हाल है, नानी भी साथ जाती है तो वो भी खाती, मैंने कहा जो मौसम का हाल है उसमें ये गोलगप्पे महंगे पड़ेंगे। बिल्कुल। तो खैर हमारी ये बात मान ली गई। तो वही हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें अभी जो जैसे आप बात कर रहे हैं, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एक अब जिका वायरस भी हो गया, ये सब कितना दिख रहा है? क्या ये जानलेवा है, क्यूरेबल है, क्या करें? देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जितने भी देखो, आवर कंट्री इज ए कंट्री ऑफ यूथ, अडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, वही पॉपुलेशन बाहर एक्सपोज ज़्यादा होती है, वही पॉपुलेशन जो होती है जो एक तरीके से हेल्दी पॉपुलेशन भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में इट गोज अननोटिस या सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड, ठीक है। 3-4 दिन आपको घर बैठना पड़ा, जुकाम, खांसी, गला खराब हुआ या डायरिया हुआ या आपको कहते हैं बुखार आया डेंगू मलेरिया की वजह से, आपने दवाई ली ओपीडी बेसिस पे और आप ठीक हो गए। तो ज़्यादा केसेस या सीवियरिटी हॉस्पिटलाइजेशन जैसा होना वो नहीं दिखती है। बट हाँ, देर आर केसेस के जो कि इनिशियली मिसडायग्नोज हुए या डायग्नोज नहीं हो पाए, लेट प्रेजेंटेशन हुई, ऐसे केसेस जो होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो आपका मलेरिया का हो, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हम देखते हैं, चाहे आपका डेंगू का हो, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ही बिल्कुल नील हो जाता है, आपका चाहे मंकी पॉक्स अभी केसेस अभी रिसेंटली स्टार्ट ही हुए हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हेल्थ एडवाइजरी स्टार्ट हुई है, बट मंकी पॉक्स का केस अभी तक इंडिया में अभी करंट की अगर हाल ही की बात करूं तो कोई रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, हमारे पड़ोसी मुल्क में 1-2 केसेस ऐसे मिल चुके हैं अभी हाल ही में। तो इंडिया में तो मोस्ट लाइकली केसेस ऐसे आते ही रहते हैं रूटीन बेसिस पे, सीवियरिटी वेरी करती है। टाइफाइड मोस्ट ऑफ द केसेस में लेट प्रेजेंटेशन होती है, फीवर आया, धीरे धीरे बिल्टअप स्टार्ट हुआ, पेशेंट ने इग्नोर कर दिया और धीरे धीरे वो 103, 104 में जाके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के थ्रू ही पेशेंट एडमिट होता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल था कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो मेडिसिन सबसे आखिरी उसको सबसे आखिरी में इस्तेमाल करें, खुद बॉडी को उसको ट्रीट होने दें। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पता चला कि कुछ और हो गया है और आप यहाँ बॉडी को खुद ट्रीट करने के लिए छोड़ दिया और आप एक दूसरी परेशानी में फंस गए। वो कौन सा वक्त है जब आपको लगे कि नहीं, अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब डॉक्टर आहूजा के पास जाओ? नहीं, ठीक है जी, बिल्कुल कहते हैं मेरे पास नहीं, किसी भी फिजिशियन अपने नियर बाय फिजिशियन जा सकते हैं। आपको पहले ये देखना है कि आपके फीवर के साथ, जो हर एक इन्फेक्शन मोस्टली क्या होता है, फीवर के साथ आता है। फीवर के साथ अकम्पनिंग सिम्टम क्या है? अगर बुखार के साथ आपको सर दर्द और आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है या लूज मोशन हो रहे हैं तो टाइफाइड की तरफ इशारा करता है। अगर आपको बुखार के साथ जुकाम, खांसी, गला खराब लग रहा है तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम की तरफ इशारा कर रहा है। अगर खाली बुखार आ रहा है और शरीर पे छत्ते आ रहे हैं, ठीक है, आपको प्लेटलेट काउंट कम जा रहे हैं, तो होता है डेंगू या और मलेरिया की तरफ इशारा कर सकता है। तो कुछ हिंट्स आपको मिल जाते हैं। पर अगर 72 घंटे आपको हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, फीवर मेरा बढ़ता जा रहा है, कोई भी सिम्टम्स, कोई भी पैरासीटामोल से भी मुझे आराम नहीं मिल रहा, हर 4-4, 6-6 घंटे में पैरासीटामोल लेनी पड़ रही है, उस टाइम जाके आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनको इवेल्युएट करवाएं कि भाई क्या रीज़न होता है मेरे फीवर का, कि क्या ये नॉर्मल नज़ला है, जुकाम खांसी है, या फिर ये कुछ और ट्रॉपिकल फीवर भी हो सकता है लाइक टाइफाइड या मैंने बताया। अपने आप से एंटीबायोटिक ना लें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने आप से एंटीबायोटिक ले लेते हैं और वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है, कल्चर में बाद में पता लग नहीं पाता,
और डिजीज जो है फिर वो और कॉम्प्लिकेट होकर ही पता लग पाती है। ये इन्फेक्शंस कितने खतरनाक हो सकते हैं किसी के लिए? तो देखो, इन्फेक्शंस खतरनाक होने में 3 चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। नंबर 1 कि खुद की होस्ट की बॉडी कैसी है, अच्छा, क्योंकि हमेशा सिवियरिटी डिपेंड्स अपॉन दी होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है बिल्कुल। किसी भी चीज़ का के लिए। अगर कोई डेंगू वायरस बॉडी में है तो उसको कैसे कंट्रोल कर पा रही है हमारी बॉडी, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल कर पा रही है। तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। सेकेंड डिपेंड करता है आपका जो पैथोजन है जो बॉडी में एंटर किया है बाहर से, हाउ सीवियर दैट पैथोजन इज, है ना। द थर्ड इज द आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके किस टाइम पे आपकी बॉडी में एंटर किया है, आप किस टाइम आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डॉक्टर के पास, और आपकी अंडरलाइंग इम्यून कॉम्प्रोमाइसिटी कैसी थी। एक पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, अगर वो लेट प्रेजेंट कर रहा है तो बाय द टाइम ही कम्स टू द डॉक्टर वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन पे जा चुका होता है। तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जो कि हम देखते हैं कॉमनली। अगर उसमें कोई अल्ट्रेशन होती है तो पेशेंट हमेशा कॉम्प्लिकेशन में ही लैंड अप करता है। डॉक्टर मुझे एक बहुत पर्सनल सवाल है कि इधर मैं बहुत तनाव में, वजह बताता हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। 1993 में एक बार फीवर आया, 2005 में आया जब मैं कश्मीर अर्थक्वेक करने गया था, तो रात भर के लिए आया, मैं वापस आ गया, डॉक्टर ने कहा मलेरिया, दूसरे दिन नहा के निकला, ठीक था। उसके बाद इन 2 इंसिडेंट्स के अलावा मुझे कभी नहीं याद कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी, सिवाय एक परेशानी होती है कि गला खराब हो गया या खांसी हो गई। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं। और पहले तो मुझे लगता था अरे यार आई एम सो फिट, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। क्या ये एक अच्छा साइन है? या क्योंकि मैं इसलिए डरता हूं इस चीज को लेके कि हमने 2000 पापा हमारे जो है वो 2016 में लीवर कैंसर से चले गए, हमने उन्हें जिंदगी में बीमार नहीं देखा। एक ही बार बीमार पड़े, वो हल्का फीवर आया, महीने 1.5 महीने, डायग्नोस्ड हुआ लीवर कैंसर, आखिरी स्टेज, 8 महीने में वो चले गए। तो क्या जो वो लोग जो हम जैसे हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते, ये अच्छा साइन है या ये अलार्म भी है? देखो, ऐसा होता है कि अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी कहता है कोई साइन या सिम्टम या कोई किसी बीमारी का आना ये थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप कहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक वॉक पे जा रहे हैं, वेट गेन नहीं कर रहे हैं, दे आर दी गुड फैक्टर्स। उस कंडीशन में अगर आपको फीवर नहीं आ रहा या कोई साइन सिम्टम नहीं प्रोड्यूस हो रहे खराब मौसम के अंदर, तो इट मीन्स कि यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ। चाहे आप फुल बाजू के कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, चाहे आप क्या कहते हैं वाटर लॉगिंग अवॉइड कर रहे हैं अपने घर के आसपास, चाहे आप कहते हैं ऐसे कहीं मीटिंग में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करते हैं, दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज अ गुड साइन। ओके, द अदर वे ऑफ थिंकिंग इज सपोज आप डायबिटिक हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या कोई और आप कोई कीमोथेरेपी या कोई उस तरीके की कोई डिजीज चल रही है। ऐसे केस में क्या होता है कि फीवर इज अ साइन विच इज बीन या सिम्टम विच इज गिवन बाय गॉड। ओके, गॉड बाय गॉड मीन्स कि कहता है अगर मेरी शरीर में कोई दिक्कत चल रही है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे को कोई दिक्कत चल रही है? तो गॉड हैज डिफाइंड एज ए फीवर, शरीर का तापमान बढ़ जाना। ठीक है, तो अगर वो चीज़ मान लो सपोज करो मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ किसी कंडीशन की वजह से, या फिर कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या मैं डायबिटिक हूँ कि मेरी बॉडी में फीवर प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है इतना अच्छे तरीके से, तो वो एक तरीके से इन्फेक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन उस सिम्टम को दब रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, दे कम्स विद द आई वुड से कॉम्प्लिकेशन। कान में इन्फेक्शन होता है, बढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता उनको, पैर में इन्फेक्शन हुआ पता ही नहीं लगा उनको। मैं वो नहीं कह रहा है, जैसे मैं अपनी बात करूं, कभी कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई दवाएं नहीं लेता, कुछ भी नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, और मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, तो इट मींस बिकॉज़ यू आर मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। इट डजंट मीन कि आपको कहता है ये डरने की बात तो नहीं है। नहीं, व्हाई? आप एवरी ईयरली या एवरी 2 ईयरली में आप कम से कम नहीं तो अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं आपका एपेटाइट कैसा है, आपका डेली रूटीन कैसा है, कोई वेट लॉस तो नहीं हो रहा अननोटिस, ठीक है, आपका कोई फीवर आ रहा हो या कोई ऐसे मैलेज फटीगनेस कोई फीलिंग ना हो रही हो, अगर कोई भी सिम्टम को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो देयर इज थिंग टू बी वरी अबाउट इट। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आपकी जो एंटीबॉडी है, जो आपके जो अंदर का सिस्टम जो लड़ता है, उसको तो आपने मौका ही नहीं दिया लड़ने का, तो वो तैयार नहीं होता। जब कोई ऐसा अटैक आपके ऊपर होता है तो वो तो सो रहा होता है। नहीं सर, ऐसा कहाँ जाता है? नहीं सर, ऐसा मुझे समझाया किसी ने। ऐसा होता है कि कहते हैं बॉडी किसी चीज से अटैक करेगी तभी तो रिस्पॉन्स करेगी ना, इम्यून रिस्पॉन्स करेगी। इट डजंट मीन कि कहता है आप उसको बार बार कहता है अटैक करवाते रहेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं कराना? प्रैक्टिस तो नहीं करवाना सर, ठीक है,
कि मैं ग्लास ऑफ कहता है एक डर्टी वाटर है कि उसके अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया है तो मैं उसको पीता रहा हूँ, हाँ। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं उससे अपनी बॉडी को मैं सेंसिटाइज नहीं करवा रहा, बेटर है कि मैं टाइफाइड की वैक्सीन जाके लूँ, अच्छा, ओके। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है हमारे को। तो ये एक अच्छा साइन है। एब्सोल्युटली यस। अच्छा, अच्छा। अब जैसे 2-4 सवाल और थे कि ध्यान ध्यान रखने को लेकर हम लोग ने शायद उतना टच नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि बाहर पानी पी, जैसे आपने कहा फुल बाजू का पहने, बिल्कुल बाहर जाकर के खुली हुई चीजें ना खाएं, ये भी एक बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल पानी क्या पी रहे हैं वो भी ध्यान रखें। एब्सोल्युटली। तो ये सब अगर चीजें कोई ध्यान रख रहा है इस मौसम में या किसी भी मौसम में, तो ये कितना उसको बचाने के लिए, इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए कितना कारगर होता है? तो देखा जाए कि प्रिवेंशन इज ऑलमोस्ट आई वुड से जो हमारे हाथ में हम जितना कर सकते हैं, तो 99.99% हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। प्रिवेंशन इज मच मोर इफेक्टिव आई वुड से, क्योंकि अगर आप फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे, आपको घर के आसपास वाटर लॉगिंग नहीं रखेंगे, मच्छर अगर हैं तो उसको प्रॉपर कहता है क्लीनिंग करवाएंगे, तो वहाँ आप पूरा अवॉइड कर रहे हैं कि कहता है आपको इन्फेक्शन हो ही ना। एक कंडीशन होती है प्रिवेंटिव, एक होती है कि भाई थेरेप्यूटिक या ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको मच्छर चक गया और डेंगू हो गया, ठीक है, ऐसे कंडीशन में तो ऑप्शन कोई बचती नहीं है, कुछ नहीं बचता, ठीक है ना, फिर तो आपको कहता है एक जो सीरीज ऑफ जो डिजीज मैनेजमेंट है उस पर जाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो सके वहाँ पर आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, खासकर इन्फेक्शन के मामले में, ठीक है, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं लाइक डायबिटीज या हार्ट डिजीज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। एक बार अगर आप उसके घेरे में आ गए, डिजीज के घेरे में, तो वो अब वो डिजीज डिसाइड करती है कि वो किस हद तक कॉम्प्लिकेशन में लेके जाएगी। देखो सब एक चीज बताइए, इन्फेक्शन को बहुत गंभीरता से हम एज ए इंडियन नहीं लेते। अच्छा इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो जाएगा, क्या इसे भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी बाकी बीमारियों को लिया जाता है? सर अगर आप ग्लोबल सर्वे या देखेंगे तो सेप्सिस से ही कम से कम नहीं तो करोड़ों लोग एटलीस्ट इंडिया में मैं कहूँगा कहता है हर साल कहता है अपनी जान गंवा देते हैं। अच्छा, सेप्सिस से। सेप्सिस इज सच ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, चाहे वो किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी को लंग निमोनिया हो, चाहे ब्रेन इन्फेक्शन हो मेनिंजाइटिस की फॉर्म में, ट्यूबरक्लोसिस आपने देखा कितना कॉमन है, HIV कितना कॉमन है। तो ये बिकॉज कहता है कि आगे इन्फेक्शन हर बंदा सोचता है कि अरे तो मैं खुद ही देख लूंगा, फीवर ही तो है, फीवर ही तो है, आई कैन मैनेज। तो फीवर इज जस्ट अ साइन बाय द गॉड, सिम्टम साइन बाय द गॉड कि भाई मेरा टेम्परेचर 100 से ऊपर चला गया है। उन्होंने एक घंटी बजा दी है, अब टेक केयर आपको करना। अब वो घंटी हो सकता है कि आपको कहता है कॉमन कोल्ड से हुई हो, जुकाम खांसी की वजह से, या वो घंटी किसी और सीवियर डिजीज की निशानी भी हो सकती है। अब उस पर हम फिर दोबारा डिवाइड करते हैं कि बुखार ठंड लग के आया या कोई साथ में सिम्टम थे या नहीं थे, कोई पेशाब में जलन आपके या खांसी वगैरह है नहीं है, बलगम आ रहा है नहीं आ रहा, और बुखार कितना लंबा रह रहा है, कितना हाई जा रहा है, तो उसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं कि व्हाट कुड बी द इटियोलॉजी बिहाइंड दैट फीवर। और जो गला खराब होना, जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, ये इसको किस तरह से लेंगे? देखो जुकाम खांसी गला खराब हो जाना इट मीन्स कि इट्स ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अच्छा, अब उसमें फिर डिवाइड करता है कि भाई वेदर से खाली कॉमन कोल्ड है या फिर ये आपका फ्लू है, इसमें हम H1N1 या H3N2 कैटेगराइज करते हैं। सो H1N1 अगर है और अगर आपकी बॉडी में कोमोबिडिटी है तो गवर्नमेंट गाइडलाइन कहती है हमारे को एंटीवायरल लेना चाहिए। कॉमन कोल्ड है तो एंटीवायरल इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, जस्ट ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर कि वेदर यू आर एट विच एज, अंडरलाइंग डिजीज क्या है आपकी बॉडी में, इन सबको एक उसमें लेकर फिर चलना पड़ता है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको कहता है H1N1 हो जाता है, दैट कम्स अंडर द हाई रिस्क कैटेगरी, तो उसके अंदर हमारे को एंटीवायरल यूज करना या उसको मॉनिटरिंग में रखना, उसके ऑक्सीजन पैरामीटर को मॉनिटर करना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ए 30 ईयर यंग मैन जिसको जुकाम खांसी गला खराब हुआ और जिसको कोई कोमोबिलिटी नहीं है। दैट कैन बी स्टे एट होम विद होम आइसोलेशन फॉर 4-5 days एंड स्टार्ट दी कहते हैं जस्ट सिम्टम सपोर्टिव थेरेपी। गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है या जुकाम हो गया, तो इससे बचने का भी कोई उपाय है क्या? जैसे बताया ना कि रूट ऑफ एंट्री तो वो नोज ही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ही है, एयरबॉर्न है। तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन के लिए तो आप अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो बेटर यू यूज द मास्क, हैंड हाइजीन मेंटेन करिए और हैंड मास्क यूज करिए। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि बाजार में आया कौन है अगर मास्क लगा के चले जाएंगे? देखो ये बात आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बट इसी मौसम में तो फिर जुकाम खांसी गला खराब, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर जिसको हो भी रहा होगा, ठीक है, ओपन टीबी के पेशेंट भी ओपनली घूम रहे होते हैं, नोबडी यूज द मास्क, ठीक है, तो डेफिनेटली रिस्क तो वही होगा जहाँ पे अगर आपने चुप करी है, क्योंकि खाली रोड पे ही एक्सीडेंट होते हैं सर। हाँ ये तो है ना, हाँ, ट्रैफिक में नहीं होगा, ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट नहीं होता, खाली रोड पे ही बंदा गाड़ी तेज चलाता है और कहता है एक्सीडेंट में मरता है।
अच्छा, एक छोटा सा सवाल और था, आखिरी में आपसे पूछेंगे कि क्या इन्फेक्शन से निपटने के लिए मेडिसिन में क्या बहुत सारी चीजें नई आई हैं, या कुछ नई टेक्नोलॉजीज, या क्या नया रिसर्च जो आपके लिए भी जिंदगी आसान बनाता है एज ए डॉक्टर, एज ए पेशेंट भी लोगों की जिंदगी थोड़ी सर आसान देखिए, हो अगर मैं करंट बात करूं मंकी पॉक्स की, तो न्यू वैक्सीन डेवलपमेंट में आ रही हैं। अभी रिसेंटली ही कहता है डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि 2 वैक्सीन को एक्सपेडाइट करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी अफ्रीकन कंट्रीज में वो पहुंच पाएँ। एंड आज की न्यूज़ है कि आई थिंक अब मंकी पॉक्स की वैक्सीन उनको मिलेगी, एंड जापान इज़ वन ऑफ द कंट्री हु इज़ हेल्पिंग एंड टू द आई वुड से Congo, who has more than thousands of cases in of the monkeypox. So in terms of कहते हैं डेवलपमेंट, वैक्सीनेशन आर देयर। हाल ही में हमने भी देखा कोविड के अंदर भी काफ़ी वैक्सीन तो हमारी कंट्री ने खुद भी डेवलप करी हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करी हैं कंट्रीज़ को। सिमिलरली देयर आर न्यू मेडिकेशंस आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए antibodies, in the form of a newer antibiotics, newer antifungals, which are there to combat this kind of infections. But there are certain still I would say antibiotic and antifungal एक चैलेंज हमारी इसमें कम्युनिटी में देखा जा रहा है, डेट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सब कुछ नई चीज़ें तो आ रही हैं, बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे ओल्डर आई वुड से फ्रेंड्स थे या ओल्डर हमारे हेल्पिंग हैंड्स थे एंटीबायोटिक्स, वो अब धीरे धीरे रेजिस्टेंट पे जाते जा रहे हैं। और नॉट ओनली ओल्डर फ्रेंड्स, न्यूअर भी हमारे जो आर्म्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं या एंटी फंगल हैं, वो भी रेजिस्टेंट जाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मिस यूज और एब्यूज ऑफ दिस आवर आर्म्स। आखिरी सवाल, अब जैसे हम लोग हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका लगा लिया, बाकी टीके जो लगते रहे हैं बचपन से, क्या आप इंटरनल मेडिसिन में इन्फेक्शन पे आपका एक्सपर्टीज है, क्या आप कुछ टीके भी सजेस्ट करेंगे लोगों को जो इन जनरल आपको अपनी जिंदगी में लगवा लेने चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो होता क्या है कि एक पीडियाट्रिक्स जब बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट डे से ही उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है जी। ठीक है। सिमिलरली आफ्टर 18 to 19 years of age, there is a term which is known as adult immunization, एंड वो तब तक चलती है जब तक बंदा चलता है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अडल्ट इम्यूनाइजेशन की फॉर्म में आपका टीडैप आता है, दैट इज टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस। आपका शिंगरिक्स वैक्सीन आती है अगर आपकी एज 19 से ऊपर है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर आपकी एज 50 प्लस है, 50 प्लस है, तो आप शिंगरिक्स वैक्सीन ले सकते हैं। आपने देखा होगा कईयों को वैक्सीन हुआ है शिंगरिक्स, यानी कि शिंगल्स की वैक्सीन होती है जिसमें दापड़ पड़ जाते हैं बड़े बड़े शरीर के ऊपर या फेस के ऊपर, पेनफुल दापड़ जिसे कहते हैं हम, या फिर हर्पिस इन्फेक्शन कह सकते हैं। एक तरीके का ये चिकन पॉक्स वायरस ही होता है, लेकिन ओल्डर एज में ये शिंगल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है। अनदर कंडीशन होती है आपकी टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, शिंगल्स के बाद आपका MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो ये एक लाइव वैक्सीन है। ये अगर आपकी उम्र 18-19 साल के बाद ऊपर है और आपने सेकंड बूस्टर शॉट नहीं ले रखी है, तो वो भी आपको लेनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो, बिकॉज इट्स ए लाइव वैक्सीन। अदर वैक्सीन्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट इज द फ्लू शॉट्स, वेरी कॉमनली बीन गिवन बाय मेनी डॉक्टर्स एवरी ईयरली, बिकॉज हर साल हमने फ्लू देखना ही देखना है पोस्ट मानसून। और हमारे कंट्री में यूजली सदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन आउटब्रेक होते रहते हैं, तो WHO पहले ही इस वैक्सीन की स्ट्रेन डिटेक्ट करके और उसकी आपकी जो वैक्सीन होती है वो आ चुकी होती है मार्केट के अंदर। न्यूमोकोकल वैक्सीन, चाहे वो न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन हो या कंजुगेट वैक्सीन हो, ये भी हमारे को कहता है टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए अपने डॉक्टर के। ये आपका निमोनिया प्रिवेंशन के लिए और मेनिंजाइटिस प्रिवेंशन के लिए होती है। देयर इज अ बैक्टीरिया विद द नेम ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी व्हिच अटैक्स द आई वुड से लंग आल्सो, एंड ब्रेन में मेनिंजाइटिस भी करता है। तो अगर आप उससे आपने ले रखी है तो या तो डिजीज नहीं होएगी, और अगर होएगी तो बहुत ही माइल्डर फॉर्म में होएगी। तो देयर आर मैनी वैक्सीन विच आर अवेलेबल। हेपेटाइटिस बी आपने बताया, हेप बी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए हमारी कंट्री में कॉमनली गंदे पानी पीने से ही आता है या गंदा अनहाइजीनिक फूड से आता है। तो अगर आपने हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ले रखी है तो आपकी को लाइफ लॉन्ग कभी भी हेपेटाइटिस ए तंग नहीं करेगा। हेपेटाइटिस बी, अगर आपने हेपेटाइटिस बी बहुत पहले लिया हुआ तो अपने टाइटर चेक करवाएं। टाइटर आपके मोर देन 10 है तो आपको रिपीट वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अगर लेस देन 10 हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ डेज, तो फिर आपको दोबारा वैक्सीनेट कराना पड़ सकता है अपने आप को, या बूस्टर शॉट लेनी पड़ सकती है। इन वैक्सीन्स की कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, या जो अभी आपसे हम बात कर रहे हैं कि कोई, अगर मैं एक हेल्दी इंसान के तौर पर ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करने के लिए जाके ये वैक्सीन्स लगवा लूँ? सर देखिए, द वैक्सीन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन अ ब्रॉडर कैटेगरी, लाइव वैक्सीन्स एंड द नॉन लाइव वैक्सीन, आई वुड से कंजुगेट वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन। लाइव वैक्सीन्स दे हैव टू बी गिवन वेरी कॉशियसली, वेदर कहते हैं पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट, पूरी हिस्ट्री वर्षन के बाद।
नॉन लाइव वैक्सीन, अगर पेशेंट को पहले कोई एलर्जिक हिस्ट्री नहीं है किसी वैक्सीन की, जस्ट लाइक कोविड वैक्सीन कोई एलर्जी हिस्ट्री नहीं है, तो आप कोविड वैक्सीन आराम से ले सकते हैं। आप कहते हैं फ्लू शॉट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पेन, सॉरनेस, हल्का बहुत बुखार आना, ठीक है, ये कई वैक्सीन के साथ कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। अदरवाइज कहता है अगर आप मोटा मोटा देखें तो 1 या 2 दिन के अलावा जो दर्द होता है लोकल साइट पे, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं होता। बहुत रेयरली जो रेयर टू रेयर साइड इफेक्ट कभी जो आम जनता से सुनते हैं या फिर कहता है हमने कहीं रिपोर्ट भी करा है कोविड के टाइम पे, तो वो रेयर थिंग्स हैपन रेयरली सर। हाँ वो तो है ही। ये लाइफ का एक प्रिंसिपल होता है, कॉमन थिंग्स आर मोर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयरली, ठीक है। तो अगर हम इन टोटलिटी की बात करें तो एक मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड और गेट इनटू द प्रिवेंशन बाय ए सिंगल शॉट ऑफ द वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सारे उस पर रोशनी डालने के लिए। तो फिर से वही बात है कि बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं, ऐसे मौसम में जाएं तो मास्क लगाएं, खुली हुई जगहों पर जाकर कुछ खाएं ना, क्या पी रहे हैं, कहाँ पे पी रहे हैं, यानी पानी की बात कर रहा हूँ, तो उस पीने वाले पानी का ध्यान रखिए। मच्छरों से बचिए, आसपास के जगहों पे पानी ना जमा होने दें। फुल बाजू की शर्ट पहनिए, या अगर आपने सलवार और कुर्ता डाला हुआ है तो वो फुल बाजू की होनी चाहिए। शॉर्ट्स पहनकर इस मौसम में ना घूमें। तो इन्फेक्शन से बचिए, हेल्दी और स्वस्थ जिए।